किस जेजेपी की बात करता है? जेजेपी बनाई थी तब ये कहा था कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों पे चलेंगे। इन्होंने तो चौधरी देवीलाल को बीजेपी की गिरवी रख दिया। इसका मतलब खोप है ना हमारा, है कि नहीं है? डर है हमारा, इसीलिए वो हमारा जिक्र करते हैं। उन लोगों का जिक्र ही मत करो, ये खत्म हो गए। तुम्हारे पास स्वयं मेरे ख्याल इस डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कोई और आदमी नहीं है। मैं ऐसे लोगों का जिक्र नहीं करता, ना ऐसे लोगों पर टिप्पणी करता जिन्होंने चौधरी देवीलाल के नाम को कलंकित किया है। खट्टर साहब पानी रोक दे तो शाम को पानी आ जाए, लेकिन खट्टर के तो पानी रोकते, खट्टर की आंख में पानी ला देंगे लोग। अगर पेंशन काटी गई, अगर कोई ऐसा कदम उठाया गया तो किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा इस प्रदेश में। नौकरी तो तब मिलेगी ना जब कोई पेपर होगा। यहाँ तो पेपर तो लीक हो जाता है। तुम्हारे पास स्वयं मेरे ख्याल इस डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कोई और आदमी नहीं है, और खास करके हमारे परिवार का कोई आकर के आपसे बात करता है तो इनका जिक्र जरूर करते हो। मैं ऐसे लोगों का जिक्र नहीं करता, ना ऐसे लोगों पर टिप्पणी करता जिन्होंने चौधरी देवीलाल के नाम को कलंकित। तो ये थे कि हम पेंशन बढ़ाएंगे हर साल। मुख्यमंत्री ने भी ये कहा था कि हम 250 रुपये पेंशन हर साल बढ़ाएंगे, इनके मैनिफेस्टो में भी था। इनकी सहयोगी पार्टी ने कहा था कि 5100 रुपये देंगे। अब की बार का सेशन निकल गया, बजट के सेशन के अंदर पेंशन बढ़ाई जाती है, अब की बार पेंशन बढ़ाई नहीं। ये पेंशन काटने के लिए कैप लगा रहे हैं कि जिसकी 2 लाख से ज़्यादा इनकम होगी उसकी पेंशन काट देंगे। ये नहीं देखते उसमें साथ में कि जिसकी 2 लाख रुपए इनकम है उसका खर्चा कितना है साल का। किसी एक व्यक्ति की अगर 2 लाख आय है तो आज 1 डेढ़ लाख रुपया खर्चा भी है साथ के साथ, इनकम के साथ साथ। तो ये थोड़ा ही है कि मेरे खेत में जितनी फसल होगी मैं बेची है, वो लाख की बिक गई, 2 लाख की बिक गई तो मैं 2 लाख का मालिक हो गया। उसमें मैंने जो खर्चा लगाया उसको भी तो काउंट करो। उसकी बुआई करी है, उसमें बिजाई डाली है, उसमें खाद डाला है, उसमें स्प्रे डाली है, उसका खर्चा कहाँ जाएगा? उसकी कटाई, उसका निकालने का कितना पैसा लगता है, वो सारी चीज़ें नहीं देखते। केवल पेंशन काटने की एक योजना ये बनाई है, लेकिन हमने सरकार को इस बात के लिए आगाह किया है कि अगर पेंशन काटी गई, अगर कोई ऐसा कदम उठाया गया तो किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा इस प्रदेश में, और हम उसकी अगुवाई करेंगे। और इनको फिर किसी गांव में नहीं, किसी शहर में भी नहीं, हरियाणा में कहीं घुसने नहीं देंगे। जहाँ जाएंगे वहीं लोगों का विरोध करेंगे। सर, सरकार का दावा नहीं हुई है, उससे पहले कोर्ट में चली जाती है, या जिनकी पूरी हुई अभी तक ज्वाइनिंग नहीं, कैसे है? नौकरी दी किसको? पहले तो आप ये बताओ। नौकरी तो तब मिलेगी ना जब कोई पेपर होगा। यहाँ तो पेपर तो लीक हो जाते हैं, और नौकरी जब लगने की बात आती है तो करोड़ों करोड़ों रुपए पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में पकड़े जाते हैं। तो नौकरी थोड़ी दी जा रही है, केवल घोटाला किया जा रहा है। कैसे लोगों का पैसा फार्म भरवा करके 100 200 रुपए, जो करोड़ों रुपए इकट्ठा हो जाता है, दिखने में 100 रुपये है वो। अब तक 20 लाख से ज़्यादा बच्चों ने हरियाणा प्रदेश में नौकरी के लिए फार्म भरे हैं। अगर एक फार्म 100 रुपये का है तो आप देखो कितना रुपये बनता है, 200 करोड़ रुपया बनता है। ये 200 करोड़ रुपया जो है हरियाणा प्रदेश के लोगों का, उन पढ़े लिखे नौजवान बच्चों का, इस बात का खा गया कि उनसे फार्म भराए, वो पेपर लीक कर दिए। मुख्यमंत्री आप जैसों को मूर्ख बना रहा है। मुख्यमंत्री ये कहता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री से मैंने पानी मांगा है। मुख्यमंत्री ये क्यों नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हमारे हक में कर दिया और केंद्र की सरकार को हिदायत दे दी कि इस नहर का निर्माण करो। नहर का निर्माण केंद्र की सरकार से कराए मुख्यमंत्री। पंजाब का मुख्यमंत्री पानी क्यों देगा? अगर वो पंजाब का मुख्यमंत्री पानी दे देगा तो शाम को पंजाब के लोग उसको गद्दी से हटा देंगे। पानी हम खैरात में नहीं मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है। हमें एक ट्रीटी के तहत ये पानी मिला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा रखी है। केंद्र की सरकार से लाओ, पानी लेना है तो। वहाँ नहीं जाता, वहाँ जा कर के नहीं कहता कि हरियाणा के साथ अन्याय हो रहा है, हमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, हमें जो ट्रीटी में दिया वो मिलना चाहिए। वहाँ जाने के बजाय स्टेटमेंट देता है, बोले मैंने मुख्यमंत्री से मांग करी है। मुख्यमंत्री क्यों दे देगा तेरे को?
खट्टर साहब पानी तो रोक दे, तुम भी पानी रोकने के लिए खट्टर के साथ खड़े हो जाए। ये हिम्मत तो करे खट्टर साहब। अगर रोकते तो जी फिर तो पानी एसवाईएल बनी खट्टर रहेगी। साहब पानी रोक दे तो शाम को पानी आ जाए, बिल्कुल। लेकिन खट्टर के तो पानी रोकते, खट्टर की आंख में पानी ला देंगे लोग। नगर परिषद चुनाव क्या कुछ रणनीति है सर? चुनाव की तारीख तय होने दो। हमारा फैसला यही है कि हम सिंबल पे लड़ेंगे। सर 75% आरक्षण है। जैसे हम अपना उम्मीदवार घोषित कर देंगे, हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है। मुझे लगता है भाजपा और कांग्रेस सिंबल से भागेगी। दोनों को इस बात का एहसास है कि लोगों ने तुम्हें दुत्कार रखा है, आप लोग पार्टी वोट देंगे। जेजेपी भी साथ है नगर परिषद में, कह रहे हैं बहुमत से हम अपनी सरकार किस बनाएंगे। जेजेपी की बात करता है? जेजेपी बनाई थी तब ये कहा था कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों पे चलेंगे। इन्होंने तो चौधरी देवीलाल को बीजेपी के गिरवी रख दिया। जो ये कहते थे बीजेपी कातिल है, हमारी भाभी तो आज भी वो स्टेटमेंट है, सब लोग देखते हैं उसको। उसने कहा था कि हम किसी के साथ जा सकते हैं, मर जाएंगे, विपक्ष में बैठ जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। सबसे पहले जाकर के वहाँ बैठे हैं। उन लोगों का जिक्र ही मत करो, ये खत्म हो गए। सर आप पार्टी आपके समझ में आ जानी चाहिए। सर 75% अरे एक मिनट ठहरो। एक मिनट रुक जाए यार, कौन है ये? तारीख आप मुझे एक चीज बताओ, जेजेपी का कोई भी नेता जब कभी भी प्रेस से बात करता है, आप तो हमारे से उनके बारे में सवाल पूछते हो तो हम इग्नोर करते हैं कि नहीं, हमने उनके बारे में बात ही नहीं करनी। और वो लोग शुरुआत ही हमारे से करते हैं। करते हैं कि नहीं सही करते करते हैं जी हैं? इसका मतलब खोप है ना हमारा, वैसे ही है जी। है कि नहीं है? डर है हमारा, इसीलिए वो हमारा जिक्र करते हैं। आप मान के चलो, जेजेपी के साथ जो लोग गए थे वो हमारा कैडर था। इन लोगों ने कहीं उनको बरगड़ा लिया। अब वो लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। आप चलो कलायत में मेरे साथ है, हमारी कार्यकर्ताओं की मीटिंग है हल्के की। आप खुद ये बात कहोगे कि दूसरे जितने भी राजनीतिक दल है उनकी डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग भी नहीं हो सकती उतनी बड़ी। हमारी अकेले हल्के की मीटिंग है, उस मीटिंग के अंदर आप देखना कितने लोग आए होंगे, और आप उनसे जाकर के पूछो अलग अलग किस गांव का है तो वो हर एक आदमी अलग अलग गांव से आए मिलेंगे आपको। किसी गांव से 5, किसी से 7, किसी से 10। ये भी पूछ लेना भी आपको कोई साधन दे के बुलाया क्या, सब अपने साधनों से आए होंगे। अब लोग बदलाव चाहते हैं, हमारा कैडर हमारे पास वापस आएगा। कांग्रेस और बीजेपी के लोग जो इनसे दुखी है वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हम अगले 2024 में सरकार बनाएंगे। बहुतों के आज इस बात की तकलीफ है, जब मैं ये कहता हूँ ना भी हम सरकार बनाएंगे, तो वो फिर पता नहीं हमारे पे कैसे कैसे कटाक्ष करते हैं। वो उनकी पीड़ा है विचारों की जो हमारे पे कटाक्ष करते हैं। तुम हमारा नाम क्यों लेते हो? अगर तुम्हारी ताकत इतनी ज़्यादा फिर तुम कांग्रेस का जिक्र क्यों नहीं करते? वो कांग्रेस का नहीं करते, उनको तो सपने में अभय सिंह दिखा है। एक सर आप पार्टी पार्टी के साथ हरियाणा में क्या कोई, भविष्य आप है? पार्टी के साथ कोई वोटर जाएगा, मैं जो समझता हूँ कांग्रेस और बीजेपी का जाएगा। आईएनएलडी का वोटर और मजबूती के साथ, ताकत के साथ अगले चुनाव में राज बनाएगा। पूछ ले जाके मेरे से क्यों पूछ रहे? ये बात चौधरी वीरेंद्र सिंह बताएंगे भी उन्होंने क्या फैसला सर किया। आगामी 29 मार्च मैंने को- क्या करना है वो आपको बता दिया। 29 मार्च को मुख्यमंत्री रैली को संबोधित करेंगे पुंडरी में सर। कोई कर सकता है, आप भी कर लो रैली, आपको रोकता है कोई? आप अपने नाम की सुबह यहाँ कैथल में अनाउंसमेंट कराओ, देखो कितने लोग जुड़ते हैं। आप काला साहब, हैं? आपको किसान केसरी कहा जाता है। जो मंडियों का जो आदेश वापस लिया गया, आप कह रहे हो कि ये पूर्ण रूप से वापस नहीं है, तो आप क्या कुछ करोगे सर? हम तो किसान की अगर कोई अनदेखी करेगा तो उनके साथ खड़े होकर के सरकार के गीटवा दे देंगे गले में, लेकिन किसान का एक एक दाना सरकार को खरीदने पे मजबूर करेंगे। सर प्राइवेट सेक्टर बताइए, इतनी बता दी हुई बहुत है। हरियाणा का विधानसभा का सेशन खत्म हुआ है और अब की बार सेशन में जितना भी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, रजिस्ट्री घोटाले पे मैंने कॉलिंग अटेंशन दी थी जो मेरी मंजूर हुई थी, और मैंने एक एक तहसीलदार का नाम बताया था कि कौन कौन सा तहसीलदार जो है
कहाँ कहाँ पे रजिस्ट्रियों के अंदर पैसा ले रहे हैं, कितना कितना पैसा लिया जा रहा है। कहीं गज के हिसाब से पैसा लिया जा रहा है, कहीं एकड़ के हिसाब से लिया जा रहा है, और कहीं रजिस्ट्री की कीमत के हिसाब से लिया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर साल भर में 6 लाख के करीब रजिस्ट्रियाँ होती हैं। 6 लाख रजिस्ट्रियों में अगर एक रजिस्ट्री एवरेज 50,000 रुपया भी लिया जाए तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना पैसा जो लोगों का है उस पैसे को तहसीलदार के माध्यम से सत्ता में बैठे लोग इकट्ठा कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है, और जो मंत्री है इसका वो हाउस में जवाब देता है कि स्टाम्प की कोई चोरी नहीं हुई। रजिस्ट्री के स्टाम्प में चोरी हो ही नहीं सकती। इसलिए नहीं हो सकती कि हर जगह के ऊपर रेट जमीन का तय है, पर एकड़ के हिसाब से अलग अलग जिलों में अलग अलग रेट तय किए हुए हैं। कोई रजिस्ट्री होगी तो जो सरकार ने रेट तय कर दिया उसका उतने पैसे का स्टाम्प उसको लेना पड़ेगा। मतलब ये कह करके उन तहसीलदारों को बचाने का एक प्रयास किया गया कि स्टाम्प की चोरी नहीं है, फिर कहाँ गड़बड़ है। गड़बड़ तो जो रजिस्ट्रार रजिस्ट्री करने से पहले पैसा मांगता है, कोई पैसा नहीं देता, उसकी रजिस्ट्री रोक देता है। उसके अंदर नकूने लगा दिए जाते हैं कि पहले तो शहरी प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट लेकर के आओ, नगर पालिका से, नगर परिषद से, पहले वो पैसे लेते हैं सर्टिफिकेट बना के देने। फिर उसको कहते हैं तेरा प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट लेके आ, फिर उसके बीच में और शॉर्ट चल लगा देते हैं। एंड में अगर कोई आदमी कहे कि मैं तो नहीं देता पैसे, तो सर्वर डाउन हो जाता है, या तहसीलदार खड़ा होकर के चला जाता है, फिर उसको दोबारा टोकन लेने पड़ते हैं। केवल एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नहीं, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है प्रदेश सरकार का जिसके अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे नहीं है। आज किसी भी काम के लिए आप किसी भी अधिकारी के पास जाओ, वो पहले पैसे मांगता है और फिर वो आपकी बात को सुनता है। काम तो करना बहुत दूर की बात है, केवल सुनवाई के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इस सरकार में हर रोज नया घोटाला होता है। यहाँ पे जब लॉकडाउन था उस वक़्त 9 बड़े घोटाले हुए। सबसे पहले धान का घोटाला, धान के घोटाले के बाद सरसों में घोटाला, फिर गेहूँ खरीद में घोटाला, फिर शराब घोटाला, फिर रजिस्ट्री घोटाला, उसके बाद दवाइयाँ जो खरीदी गई कोरोना के दौरान उसमें घोटाला, और उसके साथ साथ जो सरकारी नौकरियाँ निकली उनमें मोटे पैसे लिए गए, पेपर लीक घोटाला किया गया, और उसके इलावा नौकरी लगाने के नाम के ऊपर करोड़ों रुपए पकड़े गए। वो एक बड़ा घोटाला। केवल मुख्यमंत्री ये कह देता है मैं जांच करा रहा हूँ, हम दोषियों को पकड़ेंगे, हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोई जो दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं है। केवल ऐसे लोगों को फंसाया जाता है जिन पे दबाव डाल करके ये गलत काम करवाते हैं। क्लरिकल किस्म के स्टाफ के लोग जो है फिर उनके ऊपर तलवार लटकाई जाती है। जो एक्चुअल मगरमच्छ है उनके खिलाफ तो कोई पर्चा भी दर्ज नहीं करते। जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। आज सरकार नहीं है, आज तो प्रदेश में लुटेरों का एक गिरोह है जो सत्ता में बैठा है, दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने में लगा हुआ है। हैरानी की बात है, जब इनकी पोल खोली जाती है, जब कोई मेरे जैसा सबूत के साथ खड़ा होता है बोलने के लिए, तो स्पीकर उनके इशारे पे फिर उसको बैठने पे मजबूर करता है। स्पीकर को पता है सारी बात का, समझता है स्पीकर इस बात को अच्छी तरह से कि ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी मजबूरी है, क्योंकि सत्ता पक्ष का है, अपने लोगों को बचाने के लिए उसे इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं।
हम उम्मीद करेंगे कि अगले सेशन में स्पीकर का रवैया ठीक होगा और अगले सेशन में हम इनकी एक एक बात को लेकर के फिर पोल खोलने का काम करेंगे।